हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम लोग जीके जीएस के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपने 2021 देखा, 2022, तो 2023 पेट के लिए हम लोग जीके जीएस को अच्छे से कवर करेंगे। तो 2023 के लिए हम लोग ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, अध्ययन सामग्री परीक्षा पॉइंटर, जो कि टू द पॉइंट नोट के साथ है। हम लोग सिलेबस वाइज पूरा टॉपिक जो है कवर करेंगे। प्रत्येक टॉपिक का जो है आपके जो सब्जेक्ट दिए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का जितने भी टॉपिक है मास्टर वीडियो आपको मिलता रहेगा। जैसे कि भारतीय इतिहास है तो भारतीय इतिहास का एक वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ से 5 प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाने हैं। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है। इस तरह पूरा जो है कवर करेंगे। प्रत्येक टॉपिक का मास्टर वीडियो आपको मिलता रहे। तो आपके भारतीय इतिहास में 5 प्रश्न है, जहाँ से आपको टॉपिक जो दिए गए हैं आपके सिलेबस में सिंधु घाटी का सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। तो इस तरह जो है भारतीय इतिहास के टॉपिक हैं। इन सेगमेंट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। आपके सिलेबस में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। भारतीय इतिहास से जो टॉपिक दिए गए हैं 13 टॉपिक हैं। इन 13 सेगमेंट से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न होगा 5 नंबर का। तो आज की इस मास्टर वीडियो में भारतीय इतिहास को पूरा हम लोग कवर करेंगे। अगला मास्टर वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होगा। इस तरह हम लोग पूरा जीके जीएस कंप्लीट कर लेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए @UP एग्जाम फोरम। यूपी एग्जाम फोरम पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। पूरा जो है मास्टर वीडियो मिल जाएगा, साथ आपको रिवीजन करने के लिए पीडीएफ भी दे दी जाएगी, जिससे अच्छी खासी आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट नोट हो जाएगा। इसके बाद एक अध्ययन सामग्री वाली है, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू करा दिए जाएंगे। तो पूरा का पूरा आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जैसे ही भारतीय इतिहास कंप्लीट होगा, भारतीय इतिहास का आपका जो टॉपिक दिए गए हैं 13 टॉपिक पर आधारित जो है एमसीक्यू हो जाएगा, जिसका अलग मास्टर वीडियो होगा। तो इस तरह जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा, फिर उसका मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा। तो आइए, भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का संबंधित वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जो करता है वह मांडा है। हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा का जो निर्धारण वो दैमाबाद महाराष्ट्र है। हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा है तो सुतकांगनीडोर है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण जो है वो आलमगीर उत्तर प्रदेश करता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है चारों दिशाओं में। तो हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे आपका उत्तरी छोर है, भाई आप मैप में यही तो देखते हो, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो सबसे जो उत्तरी है वो क्या है? मांडा है। मांडा, ये है मांडा। सबसे दक्षिण में है दैमाबाद। दा से दक्षिण, दा से दैमाबाद। सबसे पूरब में आप देखेंगे पूर्वी छोर जो है हड़प्पा संस्कृति का वो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है कहाँ? यूपी में। पश्चिमी छोर जो है वो सुतकांगनीडोर है, ठीक है, सुतकांगेनडोर। तो आपसे चारों दिशाओं का जो है वो विस्तार पूछा जाता है हड़प्पा संस्कृति का। तो मांडा आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो किया हुआ है। किस नदी के किनारे? तो नदी भी याद रखिए, मांडा आपका चिनाब नदी से संबंधित हो जाएगा। चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का, ये आपका यूपी में तो हिंडन नदी संबंधित है, हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है, हिंडन नदी, हिंडन। दैमाबाद महाराष्ट्र का, तो ये कौन सी नदी से संबंधित होगा? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में नर्मदा नदी होगा, नर्मदा नदी। सुतकांगनीडोर है, ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, और ये आपका हो जाएगा दास्क नदी, ठीक है। तो ये चारों दिशाओं में विस्तार है स्थल, साथ ही साथ की नदी के किनारे हैं, इनको याद रखिएगा। तो हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी जो विस्तार है वो मांडा जम्मू कश्मीर का है। अगर मांडा की जगह अगर मांडी हो जाता, मांडी, तो मांडी में भी अभी हड़प्पा स्थल है,
और मांडी जो है ये आपका यूपी में पड़ता है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपी में पड़ता है, जबकि मांडा जम्मू में है। तो सबसे उत्तरी विस्तार है मांडा, जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण छोर जो हो दैमाबाद महाराष्ट्र नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। सुतकांगनीडोर सबसे पश्चिमी छोर है और ये दास्क नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान। दैट्स इट। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा अब जो है वो पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं को अवशेष मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है जहाँ से कुओं के अवशेष मिले हैं, तो वहाँ है घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में स्नानागार। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, तो सब ये पत्तन नगर है जो कहा जाता है पत्तन नगर, तो ये आप जानते हो पत्तन के नहीं मतलब कि समुद्र किनारे होगा। तो ये आपका पड़ता है भोगवा नदी। लोथल, लोथल है कहाँ पर? गुजरात। तो यह स्थल जो है गुजरात का है, लोथल है, भोगवा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से मिली है? यह स्थल है लोथल से। हाथी का दांत का पैमाना भी हड़प्पी संदर्भ में जो मिला है, तो हाथी के दांत का पैमाना भी आपको लोथल में मिलता है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो आलमगीरपुर है एवं हुलास है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो स्थित है गुजरात में, याद रखिएगा, भोगवा नदी। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से? धौलावीरा से। और धौलावीरा भी आपका किस स्टेट में है? जहाँ पर आपका लोथल है, यानी गुजरात में है, और ये कच्छ जिले के आसपास। एक जुते हुए खेत की खोज, तो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से? कालीबंगा से। और कालीबंगा किस स्टेट का स्थल है? ये हड़प्पन, तो ये आपका पड़ता है राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है, ये हरियाणा स्टेट में है, राखीगढ़ी। मनका बनाने का कारखाना जो प्राप्त हुआ है कहाँ से? ये चन्नूदड़ो से। और चन्नूदड़ो का वर्तमान लोकेशन जो है वो इंडिया से बाहर पाकिस्तान में होगा। अगला है कि भारत में कपास की खेती का सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पन स्थल मेहरगढ़ है, और ये मेहरगढ़ भी आपका कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान। हड़प्पा का वो स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, तो मिट्टी के हल की जो आकृति मिलती है वो बनावली से। और ये बनावली आपका कहाँ है? तो कालीबंगा आपका पड़ता है राजस्थान में, बनावली जहाँ पर राखीगढ़ी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है। तो भारत में सबसे बड़ा और सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल मोहनजोदड़ो, जो कि भारत में पाकिस्तान में है। और भारत में कौन सा होगा? तो भारत में जो है सबसे बड़ा राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा का है। तो बनावली भी हरियाणा में है, और यहाँ पर जो है वो मिट्टी के हल की आकृति का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा स्थल जहाँ से 100 पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं, तो 100 पेटिका का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की जो खोज हुई है वह किस राज्य में? गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ? गुजरात में। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं किस नदी के किनारे आसपास हैं, उस स्थल का उत्खनन करता और वर्तमान स्थिति यहाँ पर आपको बताई गई है। तो हड़प्पा कहाँ पर है? तो हड़प्पा पाकिस्तान की पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, जहाँ पर हड़प्पा स्थल है, और यह रावी नदी के किनारे होगा। उत्खनन करता हड़प्पा के कौन है? तो हड़प्पा यानी हड़प लो। हड़पते वक्त कोई दया नहीं आपको आएगी, तो दयाराम साहनी, इस तरह आपको याद रखना है। दयाराम साहनी अक्सर मिलान करने को आता है। 1921 में ये उत्खनन करता रहे हैं। माधव स्वरूप की बात करोगे 1926, फिर व्हीलर 1946 में। तो हड़प्पा दयाराम साहनी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रावी नदी किनारे है, पाकिस्तान में लोकेशन है। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, और यह आपका पड़ता है सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में। राखल दास बनर्जी के उत्खनन करता होंगे 1922 में, मैके 1927, फिर व्हीलर है 1930। चन्नूदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नौताब जिला है, मैके। कालीबंगन, तो कालीबंगा जो कि आपका राजस्थान स्टेट में है, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला होगा। घग्गर नदी के किनारे होंगे।
कालीबंगन स्थल, ये अमलानंद घोष जो है इसके उत्खननकर्ता होंगे। बीबी लाल एवं बी के थापर हैं। कोट दीजी, तो कोट दीजी भी सिंधु नदी के किनारे होगा और यह सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान यानी पाकिस्तान। फजल अहमद इसके उत्खननकर्ता होंगे। रंगपुर की बात की जाए तो रंगपुर जो है ये आपका मादर नदी के किनारे है और ये गुजरात का काठियावाड़ जिला संबंधित होगा। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता रहे हैं। रोपड़ की बात की जाए तो यह सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। रोपड़ का जिला, यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता होंगे। लोथल जो कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तर नगर है लोथल और यह गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के किनारे। रंगनाथ राव इसकी उत्खनन करता होंगे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का हिंडन नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में लोकेशन है। यज्ञदत्त शर्मा इसकी उत्खनन करता है। सुतकांगेडोर जो कि ये आपका सबसे पूर्वी छोर है और सबसे आपका पश्चिमी छोर जो कि हड़प्पा विस्तार है, ये जो है सबसे पश्चिमी छोर है और ये आपका दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। तो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है दास्क नदी के किनारे। ऑरल स्टाइन इसके उत्खनन करता होंगे। बनावली की अगर बात की जाए तो बनावली यह रंगोई नदी के किनारे है और यह हरियाणा का हिसार जिला यानी हरियाणा राज्य में है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसकी जो है उत्खनन करता RS बिष्ट। धौलावीरा जो कि लूनी नदी के किनारे गुजरात में स्थित होगा। JP जोशी है। सुतकाकोह जो कि सादी कौर नदी से संबंधित है और यह दक्षिण बलूचिस्तान से स्थित है। जॉर्ज डेल्स इसकी उत्खनन करता है। ये प्रमुख उत्खननकर्ता, प्रमुख जो हड़प्पन स्थल है किस नदी किनारे हैं और किस का वर्तमान लोकेशन है ये दिया गया। अब ये पहला जो टॉपिक रहा सिंधु घाटी सभ्यता वो आपका कंप्लीट होता है। सिलेबस का जो अगला टॉपिक दिया गया है भारतीय इतिहास में दैट इज वैदिक संस्कृति। महाभारत ग्रंथ का उपनाम, तो महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? सतशास्त्री संहिता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक जो धर्म था वह बहुदेववादी है। ऋग्वैदिक जो धर्म था क्या था? बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता जो विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। गोत्र, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, वो इंद्र देवता से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ? तो यह जो है प्रयुक्त जो किया गया यव शब्द यह जौ हेतु है, जौ। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था वह है परुषणी, जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। तो परुषणी हो गया प्राचीन नाम और रावी हो गया आधुनिक नाम। तो 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? यह ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है और यह रावी नदी यानी प्राचीन नाम परुषणी नदी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति जो समझा जाता था वह गाय को समझा जाता था, जिसको जो है अघन्या भी माना गया है। तो महत्वपूर्ण मूल्यवान जो संपत्ति वह गाय है। ऋग्वैदिक काल में ये बात कही गई है। और ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को ही जो है वह अघन्या माना गया है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की जो चर्चा मिलती है वह उपनिषद में मिलती है। वैदिक देवताओं का गुरु जो माना जाता था वह किसको? तो वैदिक देवताओं का जो गुरु माना जाता था वह बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुरी जो समझा जाता था वह कुरु एवं पांचाल को समझा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का जो संबंध है वह किससे है? ऋग्वेद से है। तो ऋग्वेद में जो कर्मकांड करने वाले हैं उनको होता कहा जाता। होता, तो होता का संबंध किससे? ऋग्वेद से है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वह कौन सी है? तो सिंधु नदी का सबसे अधिक वर्णन है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया वह नदी है सरस्वती नदी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संहिता है शुक्ल यजुर्वेद की। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो वो ऋषि गौतम राहुगण। कौन ऋषि थे? गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है
शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण जो संबंधित है वो अथर्ववेद का है ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, जीवन का विज्ञान जो है उल्लेख सर्वप्रथम किसमें है? अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, मैत्रायणी। कौन सा उपनिषद है? मैत्रायणी उपनिषद में, जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव, इंपॉर्टेंट टू फैक्ट है, सत्यमेव जयते जो लिया गया है किस उपनिषद से है? तो यह मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद से। जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में जो समानता है, तो जिंद अवेस्ता जो संबंधित है आपका वह ईरान से है संबंधित। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो जो स्वर्ण आभूषण है उसको निशाका, प्राचीन काल में। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो यह बोगाज कुई से प्राप्त हुआ है। तो 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बोगज कोई से प्राप्त हुआ है, जो कि एशिया माइनर। मनुस्मृति मुख्यतः जो संबंधित है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, वह कठोर उपनिषद में है। ऋग्वेद में वह कौन सी नदी है जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है कुभा नदी। कौन सी? कुभा। आर्य शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वह है श्रेष्ठ। तो आर्य का अर्थ क्या? श्रेष्ठ रहा है। अध्वर्यु का अर्थ क्या है? तो यज्ञ करने वाला जो पुरोहित है उसको कहा जाता है अध्वर्यु। उपनिषद काल की राजा अश्वपति जो शासक थे, अश्वपति, वह कैकेयी राज्य के थे, कैकेयी राज्य के। भारत का प्रथम विधि निर्माता जो माना जाता है वह किसको माना जाता है? मनु को। कौशेय शब्द का प्रयोग जो किया गया है वह रेशम के लिए किया गया है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का जो अर्थ है वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति से। इतिहास जो शब्द है, इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप लगाएंगे कौन सा? ऋग्वेद। गलत, अथर्ववेद में है, याद रखिएगा। तो भारतीय इतिहास का 2 टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक नंबर आपका जो तीसरा दिया गया है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं से संबंधित ही आपके एग्जाम में तथ्य पूछे जाने। पहला है कि बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ? तो यह लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में यह है। बुद्ध की जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो यह गृह त्याग है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन दिया वह सारनाथ में दिया है। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य। जन्म कहाँ हुआ बुद्ध का? भाई लुम्बिनी में। कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व। कहाँ? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान कहाँ? तो जानते हो, कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ? यूपी में है। कुशीनारा पूरा नाम, जिसका आधुनिक नाम क्या है? कुशीनगर। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो वह उनका गृह त्याग है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो दिया वह सारनाथ में। जिसको आप इनके प्रथम जो प्रवचन रहा इसको किस नाम से जानते हो? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रथम उपदेश इन्होंने दिया पहली बार वो सारनाथ में, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हो। मेरे इनका गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हो। बुद्ध के उपदेश से संबंधित है, तो बुद्ध के उपदेश जो दिए गए आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इनका प्रथम उपदेश है मृग सहित चक्र या प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्म प्रचक्रवर्तन जो किया गया था वो सारनाथ में पहला उपदेश रहा इनका। बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वह कहाँ पर? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे बुद्ध। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की जो अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वह वैशाली में दी गई थी। वैशाली, तो स्त्रियों का प्रवेश जो पहली बार दिया गया था भिक्षुणी के रूप में, तो वह शुरुआत वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ जो प्रमुख होना चाहता था वह था देवदत्त।
तो बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख जो होना चाहता था वह था देवदत्त। अगला जो है वो बौद्ध सभाएं दे रखी हैं, तो इनको आपको याद रखना है। बौद्ध सभाएं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बौद्ध सभाएं हैं। सभा दे रखी तो जो प्रथम बौद्ध संगीत रही है वो जो है स्थान राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली काला अशोक के शासनकाल में सभा कामी इसकी अध्यक्षता की थी। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्सी ने की थी और इसकी स्थान जो ये पाटलिपुत्र में हुई और इस समय अशोक रहा शासनकाल। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ तो यह कुंडलवन जम्मू कश्मीर में रहा और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीत। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र या अशोघोष ने की थी और यह कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत पहली कहाँ राजगृह में। पहला कौन भाई अजातशत्रु आते, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। अध्यक्षता पहली दूसरी चौथी क्रम क्या है, महाकश्यप पहली दूसरी शपाकामी, मोगलपुत्र तीसरी, वसुमित्र जो है चौथी। स्थान क्या है भाई, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। तो इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धिज्म में त्रिपिटक क्या होता है, तो त्रिपिटक क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का जो है यह संग्रह है। तो बुद्ध के उपदेशों का इसमें संग्रह किया गया है। तो त्रिपिटक जो है आपके कौन कौन से हैं, तो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक है, अधिधम्म पिटक और है लास्ट विनय पिटक। तो सुत्त पिटक है, तो सुत्त पिटक का जो संकलन किया गया है वो आनंद के द्वारा किया गया है। अधिधम्म पिटक का संकलन जो है वो मोगली पुत्र तिस्म के द्वारा किया गया है, जो कि तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। विनय पिटक का संकलन जो है वो उपाली के द्वारा किया गया है, उपाली द्वारा। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक और विनय पिटक। और ये जो पिटक लिखे गए हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में। तो उपदेश दिए गए हैं बुद्ध के। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात यानी इनकी मृत्यु जब हो जाती है तो उनके शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया। इसी को आप त्रिपिटक कहोगे। तो सुत्त जो पिटक है जो कि आनंद द्वारा संकलित किया गया है, इसमें कौन सी बात की गई, तो बुद्ध के जो उपदेश दिए गए उनका संग्रह है सुत्त पिटक में। तो उपदेश का संग्रह मिलता है सुत्त पिटक में। दार्शनिक जो संग्रह है, दार्शनिक जो उनके सिद्धांत हैं, इनका जो संग्रह मिलेगा आपको अधिधम्म पिटक में, जो कि मोगल पुत्र तिस्म के द्वारा जो है ये संकलित किया गया। तीसरा जो है आपका विनय पिटक है, जो कि उपाली द्वारा जो है वो संकलित किया गया है। और इस विनय पिटक में जो है वो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का जो है वो संग्रह मिलता है। अगला वही बात है कि प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था, आप पढ़ रहे हो अभी, कि जो पहली रही है 383 ईसा पूर्व, वो राजगृह में रही है और अजातशत्रु शासक रहा उस समय। अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा हुई। दूसरी जो बौद्ध संगीत रही वह वैशाली में हुई थी और किसके, तो पहला जो है रहे अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक और स्थान जो रहा वो पाटलिपुत्र में रहा है शुभकामी की द्वारा अध्यक्षता। तीसरा अपने तृतीय बौद्ध संगीत जो पाटलिपुत्र में हुई थी वह कालाशोक के बाद कौन, अशोक होंगे, मोगलीपुत्र द्वारा अध्यक्षता की गई। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कि सबसे लास्ट यानी कि कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर कुंडलवन की बात की गई, वहाँ पर हुई थी। और वसुमित्र अशोघोष से जो है वसुमित्र अध्यक्षता, और जो वसु आपके कौन थे, तो वसुमित्र ने जो है क्या थी, अध्यक्षता, और अशोघोष उपाध्यक्षता किए थे। आगे बढ़ते हैं। संसार अस्थिर है और क्षणिक है। संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन जो संबंधित है वह बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म का मानना है कि जो संसार है वह अस्थिर और क्षणिक है। तो बौद्ध धर्म का जो मानना था वो कहते थे कि संसार क्या अस्थिर और क्षणिक है। तो बौद्ध धर्म की क्या मान्यताएं रही हैं। बौद्ध धर्म की मान्यता नंबर 1, कर्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते और मोक्ष में। तो बौद्ध धर्म के लोग क्या है, कर्म में भी विश्वास करते, पुनर्जन्म में विश्वास और मोक्ष में विश्वास करते, ये इनकी मान्यता है। तो पुनर्जन्म में तो विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा है इसमें विश्वास नहीं करते। तो आत्मा के अस्तित्व में क्या है, इनको विश्वास नहीं है। तो आत्मा के अस्तित्व में इनको विश्वास नहीं है।
तीसरी जो मान्यता रही इनकी, दूसरी हो गई कि आत्मा अस्तित्व में विश्वास नहीं। ये जो वैदिक कर्मकांड होते हैं ना, ये इनका विरोध करते हैं बुद्ध वाले। तो वैदिक कर्मकांड का क्या है, विरोध करते, ये इनकी मान्यता है, विरोध करना है इनको। तो ये 2-3 बातें इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता है। तो कर्म में मानता है, इनकी पुनर्जन्म को मानते हैं, मोक्ष में विश्वास रखते हैं, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं, वैदिक कर्मकांड का विरोध करते हैं। अगला फैक्ट है कि वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो संघ संबंधित जो नियम है, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार हैं, विधि निषेध आदि का जो संग्रह है वो आपका कहाँ, विनय पिटक में मिलता है। त्रिपिटक कौन से हैं उनके, तो सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक और विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। तो वे 2 बंजारे थे कौन, तो पहले रहे हैं मल्लिक और दूसरे हैं तपस्सु। अगला फैक्ट है कि सप्तपर्णी जो गुफा स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो राजगृह बिहार में स्थित है। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो यह हीनयान से संबंधित है। तो बेसिकली जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीत रही है उसमें जो है बौद्ध धर्म का विभाजन एक हीनयान में हो जाता है, हीनयान, और दूसरा होता है आपका महायान। हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग, और महायान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या, उच्च मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान जो मानते हैं वो महात्मा जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को क्या है, एक महापुरुष के तौर पर मानते हैं। लेकिन जो महायान वाले हैं वो महात्मा बुद्ध को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। तो ये बेसिक अंतर है हीनयान महायान में। तो क्या आप पढ़े कि जो विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित होगी, हीनयान संप्रदाय से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, नागार्जुन है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है उसका नाम है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले जो दोनों में विश्वास करते हैं वह जो है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, बुद्ध वाले और जैन वाले दोनों जो है वो कर्म में विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और आत्मा में विश्वास कौन नहीं करता, बुद्ध वाले। तो बुद्ध वाले आत्मा में विश्वास बिल्कुल नहीं करते, वहीं जैन वाले हैं ये आत्मा में विश्वास करते हैं। आगे देखो, अफगानिस्तान का जो बामियान है प्रसिद्ध था, वह किस लिए, तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था अफगानिस्तान का बामियान। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई वह कुषाण काल है, खड़ी प्रतिमा। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे, तो यह विक्रमशिला बिहार के संस्थापक धर्मपाल थे। कहाँ का स्तूप है, तो कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो यह सांची का स्तूप है। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, वह स्थल कौन सा है, बोधगया। तो बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे स्थल है आपका बोधगया। तो जहाँ पर महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो ये क्या है, पवित्र स्थल है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना किसको जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, बिंबिसार की दरबार से। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, उदयन के समय। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इस तरह आपका टॉपिक जो है 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। भारतीय इतिहास का अगला टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म चौथा टॉपिक। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्या पूछा जाना है, महावीर की जीवनी एवं शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। तो तीर्थंकरों का कालानुक्रम जो सही है, तो कुल मिला के जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं वो महावीर रहे हैं। तो उसके पहले 23 थे। तो पहले कौन से थे, तो पहले थे ऋषभदेव जो कि जैन धर्म की संस्थापक थे।
जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। तो ऋषभ का क्या रहा है? वृषभ। और महावीर स्वामी का क्या रहा है? सिंह रहा है। सिंह। सिंह। तो ये कुछ तीर्थंकर दिए गए हैं, उनका जो है कालानुक्रम दिया गया है। तो पहले जो थे आपके वो थे ऋषभदेव, फिर आते हैं अजितनाथ, फिर शंभवनाथ, फिर अभिनंदन, फिर सुमितनाथ, फिर पद्म प्रभु हैं। तो अभिनंदन जो है वो चौथे होते हैं आपके, पद्म प्रभु जो थे वो छठवें थे तीर्थंकर, फिर सुपर्शुनाथ होते हैं, चंद्र प्रभु होते हैं, फिर पुष्पदत्त होते हैं, फिर शीतलनाथ होते हैं, श्रेयंसनाथ होते हैं, वासुपूज्य होते हैं। फिर यहाँ पर विमलनाथ दिए हैं जो कि 13वें तीर्थंकर होंगे। फिर विमलनाथ के बाद होते हैं अनंतनाथ, फिर धर्मनाथ, फिर शांतिनाथ, फिर कुंभनाथ, फिर अर्हनाथ, नाथेनाथ चलते हैं विमल की बात। फिर मल्लनाथ, फिर 20वें नंबर पर आते हैं मुनिशुभ्रत, 20वें तीर्थंकर रहे। तो टोटल 24 हैं। 21वें जो थे वो अरिष्ट नेमी थे। 23वें जो थे महावीर के पहले वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह है सर्प। तो पहले का थे वृषभ, ऋषभ के वृषभ थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। महावीर स्वामी के पहले 23वें जो रहे हैं पार्श्वनाथ, उनका सिंह प्रतीक रहा है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडलपुर में है। कुंडलपुर या कुंडग्राम जो कि वैशाली में होगा। तो 563 ईसा पूर्व, तो आपको बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की बात की। यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली में हुआ। कब? 599 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय जो प्राप्त हुआ था, ज्ञानोदय, तो महावीर स्वामी को ज्ञानोदय जो प्राप्त हुआ था वह ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो जबकि आप गौतम बुद्ध को पढ़े तो आपने तो बोध गया में जो कि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और उनको वो था आपको पीपल वृक्ष के नीचे, इनको साल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि महावीर स्वामी का पहला उपदेश जो है वो राजगृह में दिया जाता है, बराकर नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? जामाली बना था। तो जामाल ही इनका कौन था? तो दामाद ही इनका प्रथम शिष्य बना था। तो जामाल इनका दामाद भी था महावीर स्वामी का। त्रिरत्न सिद्धांत, तो जैन धर्म के त्रिरत्न, तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन है या सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो जैन धर्म के त्रिरत्न पूछा जाए तो आप याद रखिएगा सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो सम्यक धारणा या सम्यक दर्शन, ठीक है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, इनको याद रखिएगा। तो जिस धर्म की महिमा वो धर्म कौन सा है? जैन धर्म। तो जैन धर्म की ये त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खल गोशाल थे। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी भाषा में। यापनीय एक जो संप्रदाय था वह जैन धर्म का संप्रदाय था। तीर्थंकर शब्द जो संबंधित है वो जैन धर्म से है। पहले तीर्थंकर, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो तीर्थंकर शब्द होगा जैन धर्म। तीर्थंकर का बेसिकली अर्थ आप जानोगे तो तीर्थंकर शब्द का मतलब है भाई कि जिन्होंने अपना पूरा क्रोध त्याग दिया, जिन्होंने उनको क्रोध ही नहीं आ रहा, क्रोध, अभिमान, छल, जो भी इच्छा है, इन सभी पर क्या है? विजय प्राप्त करी, तो वो तीर्थंकर होगा। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ तो वह पाटलिपुत्र। तो बौद्ध धर्म में आपने देखा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो है जो आपका बौद्ध धर्म रहा वो दो संप्रदाय में, हीनयान और महायान में। तो यहाँ जैन धर्म है, तो जैन धर्म में भी दो संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म की। प्रथम जो जैन संगीत हुई थी वो जो है 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूल भद्र ने की थी। दूसरी जो बौद्ध संगीत होती है द्वितीय, वह होगी 512 ईस्वी में। तो 300 ईसा पूर्व हुए थे पहली, और दूसरी जो जैन संगीत वो 512 ईस्वी में होती है। और यह स्थल जो है वह वल्लभी है, वल्लभी स्थल में होती है। इसकी अध्यक्षता जो है वो देवार्धि गण के द्वारा होती है, देवर्धि गण के द्वारा।
तो पाटिलपुत्र वल्लभी यानी गुजरात में दूसरी रही है। देवर्धिगुण या क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। तो दूसरा जो जैन संगीत हुआ, जहाँ पर इस जैन सभा में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 वेद सूत्र, 4 मूत्र सूत्र जो यानी 4 जो है मूल सूत्र और एक अनुयोग सूत्र का जो है संकलन हुआ था। और पहले जो पाटिलपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई संपन्न हुई थी, यहाँ जैन धर्म के 12 अंगों का जो है वो संकलन किया गया था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, जहाँ पर जो है जो भद्रबाहु रहे उनकी अय्याओं ने इसमें जो है भाग नहीं लिया था, क्योंकि स्थूलभद्र वाले जो थे वो रहे हैं श्वेतांबर और भद्रबाहु वाले जो थे वो दिगंबर थे। तो पहले जो जैन संगीत रही है, इसी पहले जैन संगीत में जो है वो पहले जैन संगीत पाटिलपुत्र वाली। तो यहाँ पर जो है 2 संप्रदाय हो गए जैन धर्म के, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर जो कहलाए थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उनको मानने वाले स्थूलभद्र के वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु वाले थे, भद्रबाहु वाले अनुयायी। और तो श्वेतांबर, दिगंबर, इसके बाद आपने यापनीय भी पढ़ रहे हो। यापनीय भी एक आपका जो है वो जैन धर्म का ही क्या है? संप्रदाय है। तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय, जो श्वेतांबर वाले रहे, तो श्वेत का मतलब क्या हो गया भाई? वस्त्र। तो अंबर यानी धारण, वस्त्र धारण करोगे। तो श्वेत जो वस्त्र धारण करने वाले हैं जैन धर्म के, वो श्वेतांबर हुए, जो कि स्थूलभद्र के अनुयायी रहे हैं। जो कि नग्न रहकर तपस्या करते हैं जैन धर्म वाले, वो दिगंबर के होते हैं, दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले। जो दिगंबर वाले हैं यानी नग्न रहकर जो तपस्या करते हैं, वो जो है स्त्री के लिए मानते हैं कि मोक्ष क्या है? संभव ही नहीं है। जबकि जो श्वेतांबर वाले हैं, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते, वो मानते हैं कि क्या है? स्त्री वो मोक्ष प्राप्त संभव है स्त्री के लिए। श्वेतांबर वाले मानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो भोजन ग्रहण करना, इनमें विश्वास करते हैं। जो दिगंबर मत वाले हैं वो आदर्श जो है साध भोजन करना जो है ग्रहण नहीं करते। और यहाँ भी मत है कि जो महावीर स्वामी हैं, वो दिगंबर वालों का मत है कि जो महावीर स्वामी थे वो क्या थे? अविवाहित थे। जबकि जो श्वेतांबर वाले हैं, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, मानते हैं कि महावीर स्वामी क्या है? विवाहित थे। तो ये सब मत है इनका आगे। तो यापनीय भी क्या है? जैन धर्म का संप्रदाय है। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से होगा, पढ़ रहे हो। तो श्वेतांबर का आगम जो संपादन हुआ वह पाटिलपुत्र में। प्रभासगिर जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन धर्म के। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, वो जैन धर्म वाले हैं। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती, ठीक है। तो इन्हें पुस्तकें जो है वो आगम सिद्धांत, ठीक है। तो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करते, क्योंकि जैन धर्म का जो मत है, विश्वास है, वो है क्या? ईश्वर की मान्यता ही नहीं है इनके विश्वास। तो जैनियों की पवित्र पुस्तकें जो कहलाती हैं वो है आगम सिद्धांत कहलाती। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर लिया, पुनर्जन्म को मानते ही नहीं, तो वह दर्शन कौन सा है? चारवाक। जबकि जो आपके जैन वाले हैं वह पुनर्जन्म और कर्म में भी विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म कर्म में विश्वास करते हैं। आपके बुद्ध वाले भी विश्वास करते हैं। बुद्ध वाले आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो जैन वाले हैं वो आत्मा में विश्वास करते हैं। और वेदों को तो कोई नहीं मानता, न बुद्ध न जैन। तो इस तरह आपने देखा, कंप्लीट हुआ चौथा टॉपिक। तो टोटल 13 टॉपिक कवर करने हैं। 5वां टॉपिक है मौर्य वंश, सम्राट अशोक से संबंधित तो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आपके इतिहास में केवल मौर्य वंश से पूछा जाएगा। जो मगध वंशावली रही उसमें रहा मौर्य वंश, ठीक है। तो मगध जो साम्राज्य रहा है आपका, उसमें हरियंश वंश आया, तो फिर शिशुनाग रहा है, फिर नंद वंश, फिर उसके बाद मौर्य वंश रहा है। तो मौर्य वंश में संबंधित जो तथ्य है वो सम्राट अशोक से ही आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया था वह किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? जस्टिन ने किया। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो वह रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। यह साक्ष्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अर्थशास्त्र आप ध्यान मत लगा लीजिएगा, वो अर्थशास्त्री, यहाँ पर शासन के सिद्धांतों को उल्लेख किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। किसकी तुलना
मैकियावेली के डिफरेंस से की जा सकती है, तो यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो 7वां अंग था वह मित्र था। तो जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राज्य की शासन हेतु जो है वो सप्तांग की बात की गई, सप्तांग सिद्धांत की। तो जो 7वां अंग था, सप्तांग में 7 अंगों में जो 7वां अंग रहा वह किससे संबंधित है? मित्र से। तो अंगों की बात कर लो सप्तांग में, तो सबसे पहले क्या होगा भैया? सिर होगा। सिर यानी यहाँ पर राजा, राजा का शीश की समान होगा, ठीक है। तो राजा हो गया शीश के समान, तो राजा का हो गया शीश के समान पहला अंग। तो शीश होगा, फिर मस्तक होगा, तो राज्य का जो मस्तिष्क है जिसको कि दंड के नाम से कहा गया, दंड। फिर आंखें होंगी, तीसरा अंग। तो आंखों की जो बात की गई उसको नाम दिया गया अमात्य, ठीक है। और जो मुख है, मुख, तो मुख को जो है वो चौथा अंग होगा। तो राज्य के जो मुख का चौथा अंग है दैट इज कोश होगा, कोश। तो कोश जो है वो राज्य का मुख है, चौथा अंग होगा। तो सिर हो गया राजा, मस्तिष्क हो गया क्या आपका? दंड। आंखें जो है राजा, जो अंग हो गया आंख, आंख क्या बात की गई? अमात्य की, अमात्य। मुख क्या है? तो मुख कोश है। आंख हो गई, कान की यहाँ पर जैसे ही बात की गई है, कान। तो राज्य की शासन की बात की गई है, तो राज्य का जो चौथा अंग माना गया वह माना गया मित्र को। मित्र को यानी संज्ञा दी गई, अंग जो है वो कान, तो कान हो गया वो मित्र। तो राज्य का जो कान है वो क्या कहा गया? मित्र। तो 2 और बचते हैं, तो भुजाएं हो जाएंगी भाई, भुजाएं। तो भुजाओं का नाम दिया गया दुर्ग। एक अंग और बचता है, वो हो जाएगा आपकी जांघें। तो राज्य की जो जांघ है, जांघ, उसको कहा गया जनपद। तो सप्तांग है, सप्तांग जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, राज्य की शासन की यहाँ सप्तांग की बात की गई। तो सप्तांग में आपने देख लिया, ठीक है। तो राजा क्या होगा? शीश हो जाएगा, शीश के समान। इसके बाद दूसरा जो है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क को क्या कहा गया? राजा, फिर दंड होगा। तीसरा अंग अमात्य है, जो कि आँख की बात की गई, अमात्य, आँख। चौथा मुख ले लो, तो मुख की बात क्या की गई कि जो राज्य की जो मुख वह कोश होगा। तो राजा, दंड, अमात्य, कोश। और कान है तो मित्र होगा। 2 और बचते हैं, राज्य की भुजाएं दुर्ग हो जाएंगी और जांग जो है वो जनपद। तो सप्तांग है ये। अगला फैक्ट देखो कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक के अभिलेख से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो किया था वह अशोक ने कराया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित 2 स्तंभ है वह लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है। गुर्जरा लघु शिलालेख, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है। तो गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, जहाँ पर अशोक का नाम उल्लेख किया गया है। कौन सा शिलालेख है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो पढ़ा था, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेप। वह कौन सा स्थान है जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? तो यह अनुराधापुर है। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किन लिपियों का प्रयोग किया था? तो वह लिपि थी अरामाइक लिपि, ग्रीक लिपि एवं खरोष्टी लिपि। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ, इलाहाबाद में प्रयागराज में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो यह समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत कब आया था? 399 AD में आया था। कलिंग युद्ध का जो विवरण ज्ञात होता है वह 13वें शिलालेख से पता चलता है। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, वो होता था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो यह मिस्र का राजा था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। किसने की थी? अशोक ने। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्तूप जो बनवाया? अशोक ने। बुलंदी बाग प्राचीन का स्थान पाटलिपुत्र का है। बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान है वह पाटलिपुत्र का था। मौर्य काल में दंड विधान जो होते थे काफ़ी कठोर होते थे।
कालसी जो प्रसिद्ध है वह अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। कालसी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो व्यतीत किए थे वो श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे। अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई? तो वह शिलालेख कौन सा है? 12वां शिलालेख है। ठीक है, इसके बाद जो है 13वां कौन सा रहा? तो कलिंग के युद्ध का कई बार पूछा गया, वर्णन कौन सा मिलता है? तो 13वें शिलालेख में अशोक के धार्मिक सहिष्णुता अशोक के सिद्धांत की जो बात की गई तो वह शिलालेख कौन सा है? 12वां। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में आपके प्रश्न बनेंगे समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो गुप्त वंश आपको पूरा नहीं पढ़ना, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो गुप्त वंश का जो समय है आप जानते हो 275 से लेकर के 550 ईस्वी तक शासन कहा रहा है गुप्त वंश का। और गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त। यहाँ पर समुद्रगुप्त की बात की गई है। समुद्रगुप्त का जो पीरियड रहा है वो 335 से 375 ईस्वी, 335 से 375। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक। तो समुद्रगुप्त यानी जो कि भारत का नेपोलियन के नाम से उपाधि, इनको कौन सी? भारत का नेपोलियन। किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ द्वारा इनको उपाधि दी गई थी नेपोलियन, समुद्रगुप्त। और इन्हीं, चलिए आगे पढ़ते हैं। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो सोने का जो सिक्का जारी करने वाला और प्रथम गुप्त शासक था वह चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि 319 से 335 तक जो है ये शासन इसका रहा है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत का सिक्का जारी करने वाला पहला जो गुप्त शासक था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था, जबकि सोने का वो चंद्रगुप्त प्रथम था। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना किसको जाता है? समुद्रगुप्त को। शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन की उपाधि जो दी थी इनको वह विसेंट स्मिथ के द्वारा, विसेंट स्मिथ। तो विसेंट स्मिथ ने जो है इनको उपाधि दी थी भारत का नेपोलियन। शक विजेता के नाम से किसको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। वे गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की। तो वह गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की वह था स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा जो है वो दीनार को कहा जाता था। सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। एरण अभिलेख से जानकारी मिलती है। सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेखीकरण साक्ष्य है एरण अभिलेख से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा जो कालंकित है वह गुप्त काल से संबंधित होगी। प्राचीन भारत में वह कौन सा वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश का जो शासनकाल रहा है, जिनमें प्रमुख शासक रहे हैं जो कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त रहे हैं। इनमें महत्वपूर्ण रहे हैं घटोत्कच रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये सब रहे इसमें। तो किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है प्राचीन भारत में? किस वंश का शासन? वह गुप्त वंश का शासन है जिसको स्वर्ण युग की कहा जाता है। वह कौन सा राजवंश है जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? वह गुप्त वंश है। भाग और जो बलि थे, भाग और बलि जो संबंधित थे वह राजस्व के स्रोत से संबंधित थे। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक जो शाखा है वह सांख्य दर्शन है। कर्म का सिद्धांत संबंधित मीमांसा से है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था गौतम ने किया था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने बनाया। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ का नायक कौन था? अग्निमित्र। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। यह ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? तो रेशम बुनकरों का उल्लेख है। वह गुप्त शासक जिसको गुप्त शासकों में पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है तो वह समुद्रगुप्त है। गुप्त शासक कौन सा गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है? समुद्रगुप्त है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। 7वां टॉपिक है हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह है कन्नौज। महोदया श्री के नाम से जाना किसको जाता था प्राचीन काल में? कन्नौज को।
हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय आने वाला जो है ये चीनी यात्री था। आपके पेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो हर्षवर्धन का जो समय काल रहा है, इनका शासन काल, वो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक रहा है। और इन्हीं के शासनकाल में ह्वेनसांग चीनी यात्री जो था वो भारत आया था। कब आया था? समय पीरियड तो 629 से 645 ईसा पूर्व, 629 से 645 ईस्वी के मध्य। और ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, इसका जो कि हर्ष की राजधानी कन्नौज थी, तो कन्नौज में जो आगमन हुआ था वो 636 ईस्वी में, 636 ईस्वी में ह्वेनसांग आया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन को जो आयोजन किया था वह कन्नौज में और दूसरा प्रयागराज में। तो कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन जो रहा है वो वर्धन वंश से संबंधित रहा। कौन था? वर्धन वंश। तो वर्धन वंश था और वर्धन वंश के संस्थापक जो थे वह पुष्यभूति थे, पुष्यभूति। तो पुष्यभूति हो गए हर्षवर्धन है, राज्यवर्धन द्वितीय है ना, नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, ये सभी जो है वो वर्धन वंश के संबंधित रहे। तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है। तो हर्षवर्धन पूछा जाता है, तो हर्षवर्धन का समय पीरियड 606 से लेकर के 647। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, माता का नाम था यशोमती, ठीक है। हर्षवर्धन का उपनाम अगर पूछा जाता है तो उपनाम जो है इनका वो शिलादित्य, बड़ा सा, ठीक है, शिलादित्य था। हर्षवर्धन का उपनाम शिलादित्य। हर्षवर्धन की जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि है रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागानंद है। तो ये हर्षवर्धन की राजधानी है कन्नौज। इसके पहले जो राजधानी थी कन्नौज से वो थानेश्वर थी। तो थानेश्वर से राजधानी कन्नौज लाए हर्षवर्धन था। और कन्नौज को एक और नाम से क्या? महोदया श्री, प्राचीन नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, दैट इज राजपूत काल है। सिलेबस का 8वां टॉपिक है आपका भारतीय इतिहास का राजपूत काल। तो 8वां टॉपिक राजपूत काल। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो कराया था वो राणा कुंभा ने कराया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 21 वर्ष में हराया, परंतु अगले वर्ष उससे हार गया। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान का दरबारी जो कवि था वह चंद्र बरदाई था। मिहिर भोज किस वंश का शासक था? प्रतिहार वंश का शासक था। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? जो कि उसके साथ उसके जो शत्रु रहा जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो संयोगिता जो कि उसका शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी संयोगिता, तो संयोगिता के साथ जो है पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर चौहान थे। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराने वाले जो पृथ्वीराज तृतीय रहे हैं वह किस वंश के राजा थे? तो चाहमान वंश के राजा थे। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन का जो वर्णन किया गया उस जो कि कविता पृथ्वीराज रासो है, तो लिखी किसने है? यह चंद बरदाई की है। 2 प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में जो थे वो दिल्ली और दूसरा अजमेर। तराइन का जो पहला युद्ध है वह 1191 में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारी देवी द्वारा धर्मचक्र जिन विहार बनवाया गया था यह सारनाथ में बनवाया गया था। अगला टॉपिक 9वां है सल्तनत काल। कौन सा है? सल्तनत काल। तो सल्तनत काल के जो वंश हैं बेसिकली वो रहा है आपका पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290। दूसरा फिर गुलाम वंश के बाद होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय होगा 1290 से 1320। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, उसके बाद तीसरा जो है वो आपका तुगलक वंश। इसका समय होता है 1320 से लेकर के 1412।
ईस्वी। सैयद वंश होता है चौथा, सैयद वंश, इसका समय होगा 1400 लेकर के 1451 ईस्वी तक। सैयद के बाद इसका लास्ट है आपका लोदी वंश, लोदी वंश, और लोदी वंश का समय जो है वो 1451 से लेकर के 1526 तक। तो ये है सल्तनत काल के वंश हैं। पहला तथ्य दिया है कि सल्तनत काल के अधिकांश जो अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो वह तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था उस शब्द का है महासत शब्द। तो सल्तनत काल में भूमि नापने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? मसाहत। ठीक है, मसाहत शब्द का जो है प्रयोग होता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाने वाला जो काल है वह 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है, जिसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद और लोदी वंश। मंगोल आक्रमणकारी हैं वो चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां इल्तुतमिश की जो है उस शासन काल में आया था उत्तरी पश्चिमी सीमा पर। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो इक्ता व्यवस्था जो प्रारंभ किया था वह इल्तुतमिश था, जो कि गुलाम वंश से संबंधित रहा है। गुलाम का गुलाम यानी गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश रहा। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया वह बलबन था। रक्त और लौह नीति, रक्त और लौह जो नीति है, रक्त और लोहा की जो नीति है, इसमें विश्वास कौन करता था? तो बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर तो यह तुगरिल खां था। तो बलबन के काल में विद्रोह करने वाला जो बंगाल का गवर्नर था वह तुगरिल खां था। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, तो सार्वजनिक पीडीएस सिस्टम, जहाँ पे राशन लेते हैं लोग आज, तो ये अलाउद्दीन खिलजी में जो है प्रारंभ की गई थी इनके शासनकाल में। अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन था? मुबारक खिलजी। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी था। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी की। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला जो सुल्तान था वह अलाउद्दीन खिलजी था। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात अभी दिल्ली दूर है, वह कौन था? निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दौलताबाद से कौन? मुर्शिदाबाद यानी मुर्शीद कुली खान रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट। इतिहासकार कौन? बदायूनी। तो बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? वह मोहम्मद बिन तुगलक रहा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन जो किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। राज्य के खर्च पर हज की जो व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक रहा। सर्व कर जो लगाया जाता था वह किस पर? तो सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर था सर्व कर। कौन था? सर्व कर, सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना? तो फिरोज शाह तुगलक रहा, जिससे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो सुल्तान था वह फिरोज शाह तुगलक था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली जो लाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक की शासनकाल में। बेरोजगारों के सहायता के लिए
दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो नासिरुद्दीन महमूद की शासनकाल में। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं को रचना किसने की थी? तो यह सिकंदर लोदी था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, तो यह बहलोल लोदी था, जो कि लोदी वंश का संस्थापक। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह सिकंदर लोदी था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, वह बलबन का मकबरा रहा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का जो प्रारंभ हुआ था, वह सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जो मकबरा स्थित है, वह ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण किसने कराया था? जयसिंह द्वितीय ने। अमीर खुसरो दरबारी जो कवि था, वह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो तूतीय हिंद, अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वह पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत हैं। तो श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य की है, विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद। विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद रुद्र संप्रदाय से। और उसके बाद है सनकादि संप्रदाय से, जो कि निम्बकाचार्य रहे, द्वैत अद्वैतवाद है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखा था, फिरोज तुगलक रहा है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो दिया है, वह किसने दिया? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने। अगला 10वां टॉपिक है मुगल साम्राज्य का है। मुगल वंश, तो आप जानते हो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। पहला फैक्ट है कि वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो वह पानीपत का पहला युद्ध था। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था राणा सांगा। भारत यानी बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किसने किया था? सैबानी खान ने। बाबर ने पादशाह की जो उपाधि धारण की थी, वो कहाँ? तो यह काबुल में। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं और दूसरे युद्ध पक्ष में कौन लड़ाई चल रही थी इनसे, और परिणाम क्या रहा है? तो बाबर द्वारा जो युद्ध लड़ा गया, पानीपत का पहला युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ, तो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध होता है, बाबर के द्वारा लड़ा जाता है। राणा सांगा एवं बाबर के बीच लड़ाई होती है और बाबर इसमें विजयी हो जाता है 17 मार्च 1527 को। इसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 29 जून 1528 को। इसमें मेदनी राय एवं बाबर जो है वो युद्ध लड़ते हैं और इसमें बाबर विजयी हो जाता है। घाघरा का युद्ध भी जो है 6 मई 1529 को होता है और यहाँ पर भी बाबर विजयी होता है, जो भी अफगानों एवं बाबर के बीच लड़ा गया युद्ध रहा, घाघरा का युद्ध। वह 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ, तो शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य। शेर शाह सूरी का अंतिम जो अभियान था वो कालिंदर राज्य के विरुद्ध था। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के युद्ध में हुई थी। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित जो शासक था वो शेर शाह ही था। भारत में चांदी का सिक्का जो प्रारंभ किया था वो शेर शाह ने किया। वह इतिहासकार जिसने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, KR कानूनगो ने। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण जो दिया था वह राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था वह मनसबदारी व्यवस्था थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूतों सेना का जो सेनापति था वह हकीम खान सूर था। तो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में जो सम्मिलित थे वो तानसेन और हरिदास थे। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। दीन-ए-इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार कौन थे? तो अब्दुल कादिर बदायूनी थे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बाती था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था वो थे हरिविजय सूरी। कौन था? हरिविजय सूरी। अधम खां किसके दरबार में मारा गया था? अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो अधम खां जो है वो
बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया था। वो बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, बादशाह अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? बादशाह अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, गोलकुंडा। राजपूतों का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़ था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस वंश से स्थापित किए वह था कछवाहा वंश, कछवाहों से। चांदी बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वो थी बीजापुर की। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया वह था अहमदनगर। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। क्या था? मेहरुनिसा। तो याद रखिएगा, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वह मेहरुनिसा था। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सिर कलम करवाया वह था जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया था वह खुर्रम ने, महाबत खां और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। तो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वह था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत जो आया था वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की जो उपाधि दी थी वो विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, जहांगीर ने। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, गुरु अर्जुन देव था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर को। तो वर्नियर को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो भेंट किया था वह मीर जुमला ने भेंट किया था। किसे? शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकोह को। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की वह शाहजहां था। जिंदा पीर के नाम से जाना कौन जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। दारा सिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह है दिल्ली। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को जो रखा था वह औरंगजेब था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा? औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ईश्वरदास नागर। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र जो बजाते थे वह वीणा वाद्य यंत्र रहा है। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार सिंहासनारोहण हुआ औरंगजेब था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वह था बीजापुर और दूसरा था गोलकुंडा। बैमनी राज्य दे रखा बीजापुर। तो बीजापुर राज्य का जो वंश वो आदिल शाही वंश रहा है। यूसुफ आदिल शाह संस्थापक थे बीजापुर राज्य के और स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी रहा है। अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था। 1490 में इसकी स्थापना की गई थी। मलिक जो अहमद था वो निजाम शाही वंश का रहा है। बरार की संस्थापक फतेहुल्ला इमाद शाह रहा है। 1490 में स्थापित किया गया। इमाद शाही वंश से संबंधित था। गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुब शाह था, कुतुब शाही वंश से 1512 ईस्वी में। बीदर की बात की जाए तो बीदर जो है अमीर अली बरीद है जो कि बरीद शाही वंश से संबंधित रहे। 1526 में स्थापित हुआ बीदर। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? शाह यानी जहां आरा को। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? अकबर के मकबरे को। वह मुगल बादशाह जिसको शाह बेखबर कहा जाता था वो बहादुर शाह था। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था वह अहमद शाह था। अवध का प्रथम जो नवाब था वो शहादत खां था।
औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। इनकी मृत्यु होने के बाद सत्ता जो संभाली थी वो बहादुर शाह प्रथम था। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। जहांगीरी जो चित्रकार थे वो अबुल हसन और आकारीजा थे। जहांगीर की दरबार से संबंधित अबुल हसन और आकारीजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो मंसूर था। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर था। शेर शाह का जो मकबरा स्थित है वो सासाराम बिहार में है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो किया था वो औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है वह है राबिया उद्दौरानी का मकबरा। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण जो करवाया था वो शेर शाह सूरी ने। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित जो कराया था वह पंचमहल। तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक जो है वो है रज्जनामा। तो रज्जनामा जो कि एक फारसी अनुवाद है, फारसी अनुवाद का शीर्षक महाभारत की रज्जनामा। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी जहांगीर था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मुगल शाहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अनवार ए सुहैली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां की शासनकाल का राजकवि कौन था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया? यह ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुस्लिम था वह दारा सिकोह था। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? लैडेन और रस्किन ने। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। कश्मीर के शासक जैन उल्लाब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व जो करता है वह भू राजस्व को। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुलजुम क्या है? तो यह प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित कहाँ है? तो फैजाबाद अयोध्या में शुजाउद्दौला का मकबरा। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हैलेविडू। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? गुरु रामदास ने। मुगल शासन में तांबे का जो सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल शासन में तांबे का जो सिक्का है वो कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार जो लिया था वह पारसियों से लिया था। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख जो स्रोत होता था वह भूराजस्व निमाल। मुगल काल में मौलिम था, तो यह एक जहाज था। मुगल काल में मौलिम एक जहाज था। हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां था। तो हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलिच खां था। भारत का वह स्थान जहाँ पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था तो यह कोचीन रहा है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वास्तुता जो थे वह चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। किसकी समाधि? गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में जो करोड़ी थे, करोड़ी वह भूराजस्व अधिकारी होते थे। करोड़ी। अगला जो टॉपिक है आपका 11 दैट इज मराठा। पहला फैक्ट मराठों की जो कराधान प्रणाली से संबंधित युग्म है दैट इज चौथ और सरदेश मुखी। तो क्या था? कराधान प्रणाली था। यानी जो मराठा रहे हैं, मराठों की आय का ये स्रोत था। टैक्स क्या है? स्रोत है आय का, तो स्रोत होता था। तो जो चौथ है, चौथ का मतलब क्या हुआ भाई? जो कुल राजस्व होगा उसका क्या है? चौथाई यानी 1/4। ये किस लिए था? तो जो गैर मराठा क्षेत्र रहे उनसे जो है वसूली करते थे कि मराठा जो है आक्रमण करने से, जो गैर मराठा रीजन रहे वहाँ पर मराठा जो है आक्रमण
कि बचने में मराठा के आक्रमण से बचने के एवज में जो है वो मराठों द्वारा जो है वसूला जाता था। कितना? 1/4। वहीं पर जो सरदेश मुखी था, ये भी एक अतिरिक्त टैक्स था जो कि आय का जो है वो सरदेश मुखी यानी 10वां हिस्सा लेते थे, 1/10। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति जो था उभरे थे वो मराठा थे। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व की दावों को जाना जाता था चौथ नाम से। शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी जो अवस्थित थी रायगढ़ में। मराठा रानियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वह थी ताराबाई। शिवाजी का वह कौन सा उत्तराधिकारी रहा जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी? ताराबाई थी। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबत का पद जो संबद्ध था वह सैन्य प्रशासन से। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1782। वर्ष 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का जो प्रत्यक्ष लक्ष्य था वह शिवाजी और बीजापुर की सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? मराठों को। अगला है कि गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की जो शुरुआत की थी वह शिवाजी ने की थी। शिवाजी को छत्रपति का ताज जो पहनाया गया था वह वर्ष 1674 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? मराठा। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम कौन था? एक पेशवा था। पुणे जो है कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे कभी जो है पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। बाजीराव द्वितीय कौन था? एक पेशवा था। किस वर्ष में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ? तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ वर्ष 1818 में। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था। तो इस तरह आपका टॉपिक नंबर 12वां जो है 11वां कंप्लीट होता है। सिलेबस का अगला टॉपिक है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का जो कारण था वो अंग्रेजों की बेहतर नौसेना का होना। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा उत्तर प्रदेश रहा है। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह हुगली में की गई थी। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए पुर्तगाली थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क था। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम कौन थे? पुर्तगीज रहे हैं। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ था? तो यह चिंसुरा में। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शाह आलम द्वितीय रहा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? लुई 14वें शासनकाल। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। और इंडिया में जब हुआ तो जहांगीर रहा है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के पहले गोवा जो आधिपत्य में था किसकी? तो पुर्तगीज शासन में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी का युद्ध में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो यह मीर कासिम रहा है। दौलताबाद से मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां रहा। फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की? मीर कासिम। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी वह मुर्शिदाबाद रहे। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण जो हुआ था वह वर्ष 1877 में। अब है अंग्रेज शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण हुए विद्रोह है। तो सन्यासी विद्रोह जो संबंधित रहा प्रभावित क्षेत्र बिहार बंगाल। सन्यासी विद्रोह के जो संबंधित नेता हैं वो केना सरकार और दिरजी नारायण रहे। सन्यासी विद्रोह का समय 1760 से 1800 ईस्वी के मध्य। फ़कीर विद्रोह होता है रीजन बंगाल रहा है। मजनून शाह एवं चिराग अली इसके नेता रहे हैं। 1776-77 टाइम पीरियड रहा है। तो आपको कभी कभी मिलान और वर्ष दे देते हैं या संबंधित नेता वन लाइनर में पूछ लेते हैं। पहाड़िया जो विद्रोह है जो कि भागलपुर बिहार से संबंधित रहा है। इस
पहाड़िया विद्रोह के जो नेता रहे हैं वह तिलका मांझी थे, 1779 ईस्वी में हुआ था। चुआर विद्रोह की बात की जाए तो 1798 में हुआ, बांकुड़ा बंगाल में। करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। चेरो विद्रोह है, चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था और ये झारखंड पलामू भूषण सिंह नेतृत्व किए थे। पालीगरों का जो विद्रोह है यह 1799 से 1801 के बीच रहा है। तमिलनाडु बीर पी काटावामान जो है इसकी नेतृत्व करता रहे। बेलाटम्पी विद्रोह है, ट्रावणकोर में हुआ। मेलुथाम्पी जो है 1808-1809 में। भील विद्रोह जो कि इंपॉर्टेंट है, भील विद्रोह पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह पूछा जाता है आपके एग्जाम में। भेल विद्रोह जो कि पश्चिमी घाट संबंधित सेवाराम नेता रहे हैं 1825-31 में। रमौसी विद्रोह है, ये भी पूछा जाता है, तो आपका पश्चिमी घाट से संबंधित चित्तर सिंह नेता रहे हैं, 22-29 के बीच रहा है 1800। पागलपंथी विद्रोह है, असम में संबंधित टीपू जो है नेतृत्व करता है। अहोम विद्रोह है, तो अहोम विद्रोह भी पूछा जाता है, असम में गोमधर कुंवर है, 1828 है। बहाबी आंदोलन है, बिहार उत्तर प्रदेश संबंधित, सैयद अहमद तुतीमीर जो है रहे हैं। कोल आंदोलन है, छोटा नागपुर झारखंड, गोमधर कुंवर जो है नेतृत्व करता रहे हैं। भूमिज विद्रोह है, गंगा नारायण हंगामा के द्वारा झारखंड रांची में रहा 1832 में। इसके बाद खासी विद्रोह है जो कि अक्सर पूछा जाता है, खासी विद्रोह उड़ीसा से रहा है, चक्र बिसोई नेता रहे हैं इसके, 1837 में विद्रोह हुआ था। फरायजी आंदोलन है, बंगाल से संबंधित होगा, सीर यातुल्ला टूटू मियाँ जो है नेता रहे हैं इसके। नील विद्रोह, तो नील विद्रोह पूछा जाता है आपके एग्जाम में, नील विद्रोह ये बंगाल बिहार से संबंधित तिरुत सिंह जो है नेता रहे हैं इससे, 54 और 62 के मध्य हुआ। संथाल विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये बंगाल एवं बिहार से सिद्धू कान्हा इसके, सिद्धू और कान्हा जो दो भाई इनके नेता रहे इसके, 1855-56 में, ये जरूर याद रखो। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह भी पूछा जाता है आपसे, मुंडा विद्रोह संथाल हो गया। नील है, झारखंड से संबंधित बिरसा मुंडा नेता रहे, 1899। 1900 में हुआ था। पाइका विद्रोह है, उड़ीसा से संबंधित, बख्शी जगूबंद होंगे। नील आंदोलन है, तो एक नील विद्रोह है जो कि बंगाल बिहार, और नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, दिगंबर इसके नेता थे, जबकि नील विद्रोह का तिरुत सिंह जो है नेतृत्व कर रहे थे। पाबना विद्रोह है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पाबना विद्रोह, पाबना बंगाल, ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल 1873 और 76 के मध्य हुआ। दक्कन विद्रोह है। मोपला विद्रोह पूछा जाता है, मोपला विद्रोह है तो मालाबार केरल में, अली मुसलियार इसके नेता रहे, 1920-22 के मध्य हुआ था। कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित रहा, भगत जवाहर मल इसके नेता रहे हैं, कूका आंदोलन है। रंपाओं का विद्रोह है, रंपा विद्रोह पूछा जाता है, तो आंध्र प्रदेश से सीताराम राजू जो है इसके नेता रहे हैं। रंपा विद्रोह 1879 और 1922 तक रहा है। ताना भगत आंदोलन जो कि बिहार से संबंधित, जतरा भगत संबंधित रहे हैं नेता, इससे 1914 में हुआ था। तेभागा आंदोलन है, तेभागा आंदोलन बंगाल, कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह इसके नेता रहे 1946 में। वहीं पर तेलंगाना आंदोलन जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ, तो यह जो है 1946 में हुआ रहा। आगे बढ़ते हैं फैक्ट की ओर। सहायक संधि जो स्वीकार नहीं की थी वो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि कभी स्वीकार नहीं की। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 ईस्वी में, कुशासन का आरोप लगाकर। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया 1856 में। रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है वारेन हेस्टिंग का। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कुंवर सिंह रहा है। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था, तो वीडी सावरकर रहे हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर जो सुनाया था वो लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो यह बैरकपुर के। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे था। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर था। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो कि 1857 में हुई, यह प्रारंभ हुई थी मेरठ से। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र दिए गए हैं और विद्रोह के दमनकर्ता नेतृत्व किसने किया। दिल्ली केंद्र से बात की जाए तो बहादुर शाह जफर और वक्त खां जो है नेतृत्व किए थे। 11-12 मई 1857 को स्टार्ट होता वहाँ से। निकलसन जो है मारा गया था। हडसन विद्रोह को दबाने वाला नेता रहे हैं, तो इसमें हडसन जो है निकलसन जो है वो मारा गया था।
विद्रोह दबाने की थी, 21 सितंबर 1857 को विद्रोह का दमन हो जाता है। कानपुर से नेता रहे हैं नाना साहब, धुंधुपंत, तात्या टोपे जिसने नेतृत्व किए थे 5 जून 1857 को, और यह तात्या नाना साहब और कैंपबेल के बीच में ये हुआ था, क्रांति छिड़ी थी। तो कैंपबेल जो है ये ब्रिटिश इस क्रांति को दबाने का काम किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल रहे हैं, 4 जून 1857 की बात होती। हेनरी लॉरेंस जो है इसमें मारा गया, तो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने जो है इसको विद्रोह को दमन करने की कोशिश की। झांसी की बात की जाए तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। हीरोज यहाँ पर था, हीरोज। इलाहाबाद से नेतृत्व करता रहे हैं लियाकत अली, जो कि यही पूछा जाता है आपसे कौन सा कहाँ से नेतृत्व किया था। विद्रोह का दमन करता भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ईयर को आप नहीं याद रखो तब भी चल जाएगा, लेकिन नेतृत्व करता जरूर याद रखो। इलाहाबाद से लियाकत अली रहे हैं। कर्नल नील जो है विद्रोह को दबाने के रहे। जगदीशपुर बिहार से रहे हैं कुंवर सिंह, तो ये विलियम टेलर एवं विसेंट आयर जो है दमन करता रहे। बरेली से खान बहादुर खां रहे हैं, हडसन जो है विरोध में। फैज़ाबाद, तो फैज़ाबाद जो है मौलवी अहमदुल्ला रहे, अंग्रेज़ों की तरफ से कर्नल नील रहे हैं। फतेहपुर सीकरी का जो है वो अजीमुल्ला रहे हैं, नेता रहे हैं, और जनरल नेरड जो है ये दमन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में 1857 की संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ? यह वाराणसी है, जहाँ पर मणिकर्णिका घाट भी आपका, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका। 1857 की संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मानीराम रहे, दीवान मनीराम। उसके बाद है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो रही है। 1857 की जो क्रांति रही उसमें सर्वाधिक सिपाही जो रहे हैं वो अवध रीजन से अवध में रहे हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला जो प्रथम भारतीय था वह सर सैयद अहमद खां रहा है। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। यह किसने कहा? तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल जो रहा है वह जेम्स आउटरम का यह कथन रहा है। 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पामर्स्टन था। तो याद रखिएगा 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश का जो उस समय प्रधानमंत्री रहा है वो विस्कॉन्ट पामर्स्टन था। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था। तो रेलवे सुधार के संदर्भ में एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वो कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी, एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल भी हुए थे। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा जो चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, तो वह लॉर्ड मेयो रहे। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जेके गोखले ने। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह लॉर्ड हेस्टिंग रहा। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक जो रहा या भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन जो किया गया कार्नवालिस की शासनकाल में। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन के समय ये रहा है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मिटकॉफ को। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास्य प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनबरो। गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? तो यह माउंट बटेन ने कहा था। तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने जो कहकर संबोधित किया था? तो यह माउंट बेटन था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम जो फेंका गया था वो लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के अवसर पर जो है बम फेंका गया था दिल्ली में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन था। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस, जो कि अस्थायी बंदोबस्त के जनक हैं। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था एम हर्स्ट था। कौन था? एम हर्स्ट। तो इस तरह आपका टॉपिक नंबर 12 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक, अंतिम टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 13 ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव।
वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो औद्योगिकीकरण में कमी आई। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की? मद्रास प्रेसिडेंसी में। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की आयात पर दी गई विशेष रियायतों को कहा जाता था इंपीरियल प्रेफरेंस। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह कार्ल मार्क्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। इसके बाद 1791 में बनारस की जिस ब्रिटिश रेजिमेंट के प्रयासों से हिंदू विधियों में दर्शन की अध्ययन करने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, या जोनाथन डक्कन। कौन था? जोनाथन डक्कन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जिस सदस्य ने पहली बार मूल श्री मद्भागवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो चार्ल्स विल्किंसन था। भारतीय काल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था? स्ट्रेसी आयोग के द्वारा। 18वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एस.एन. टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अब दे रखा प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानी है। आइए एक सरसरी निगाह में देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, राजधानी राजगृह थे। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था, पाटलिपुत्र राजधानी थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक चंद्रगुप्त। सुगवंश की राजधानी पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। कण्वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, वासुदेव संस्थापक रहे हैं। सातवाहन वंश का जो संस्थापक वो था सिमुक, और यह प्रतिष्ठान राजधानी थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कड़फिशेष था, पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और संस्थापक श्रीगुप्त। वाकाटक वंश की राजधानी कन्फर्म नहीं, तो ये विंध्य शक्ति रहा है, संस्थापक। होड़ वंश की राजधानी है तोरमाड़ और होड़ वंश की राजधानी है सियालकोट, और इसके जो संस्थापक वो तोरमाड़ हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर, हाँ, तो होड़ वंश की राजधानी है सियालकोट और तोरमाड़ इसके संस्थापक हैं। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूत, राजधानी जो है वो थानेश्वर कन्नौज। पांडव वंश की राजधानी नेरियान है, मदुरई। पांडव वंश की राजधानी मदुरई है, संस्थापक नेरियोन है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और राजधानी तंजौर है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ रहे हैं, कांचीपुरम राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग, मान्यखीट राजधानी है। चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय है, और यह मान्यखीट कल्याण राजधानी है। चालुक्य वंश जो कल्याणी का रहा है, तैलप द्वितीय रहे हैं, और बादामी वाले के जो है जयसिंह प्रथम रहे हैं, वातापी इसकी राजधानी थी। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। बर्मन वंश के संस्थापक पुष्यवर्मन थे, राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, कन्नौज राजधानी थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धारानगरी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे, राजधानी खजुराहो महोबा रही। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलवंश, और अनिल वाड़ जो है ये राजधानी थी। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल, राजधानी त्रिपुरी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली थी, और गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक रहे हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां रहे, राजधानी दिल्ली थी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी रहे, राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई रहे, राजधानी विजयनगर। सालो वंश की राजधानी थी विजयनगर, संस्थापक नरसिंह थे। तुलुव वंश के संस्थापक वीर नरसिंह रहे हैं। तो सालुव वंश के नरसिंह और तुलुव वंश के वीर नरसिंह, राजधानी इन दोनों की विजयनगर थी, और संगम की भी राजधानी विजयनगर। आरवीडू वंश, तो आरवीडू वंश की राजधानी है पेनुकोंडा, और आरवीडू वंश के संस्थापक थी तिरुमल। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। चालुक्य वंश दिया है, संस्थापक विष्णुवर्धन रहे हैं, बेंगी राजधानी थी। होयसल वंश के
संस्थापक विष्णुवर्धन, द्वार समुद्र राजधानी। यादव वंश के संस्थापक जो थे वह वल्लभ 5वें रहे हैं, देवगिरी जो है ये राजधानी थी। कदम वंश के संस्थापक जो है ये मयूर शर्मन रहे, बनवासी राजधानी। काकतीय वंश की राजधानी अमाकोंड और बीटा प्रथम इसके संस्थापक थे। गंग वंश की राजधानी होती है कुवलाल या तलकाड और ब्रजहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक अक्सर पूछा जाता है तो ये गोपाल है, मुंगेर राजधानी थी। सेन वंश जो है ये सामंत सेन है, लखनऊती राजधानी। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वंश हैं। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन है। वहीं पर है बहमनी वंश, तो बहमनी वंश के संस्थापक हासलगंग, कोलबर्गा बीदर की राजधानी है। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह, बीजापुर राजधानी है। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर है। इमाद शाही वंश के संस्थापक फ़तेह उल्लाह इमाद शाह, राजधानी बरार है। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा राजधानी है। वरीद शाही वंश के संस्थापक अमीर अली बरीद हैं, राजधानी बीदर है। सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर, राजधानी जौनपुर है। मुगल वंश के संस्थापक जो है वो बाबर हैं और राजधानी दिल्ली आगरा रही है मुगल वंश की। भोंसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे, तो शिवाजी संस्थापक किस वंश के थे? भोंसले वंश के, और राजधानी भोंसले वंश की थी रायगढ़। हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की राजधानी हैदराबाद और निज़ाम उल मुल्क इसके संस्थापक थे हैदराबाद के। अब दिया है महाजनपदों का उदय। तो बेसिकली जो 16 महाजनपद उनकी राजधानी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपको बस यही याद रखना है। क्षेत्र भी देख लो कहाँ कौन सा रहा है, लेकिन मिलान करने को महाजनपद पूछा जाएगा, राजधानियाँ। तो अंग की राजधानी है चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार, ये आप देख लीजिए। ठीक है, बेसिकली आपसे जनपद और राजधानी पूछा जाता है। मगध की राजधानी है गिरिवज, राजगृह। काशी की राजधानी है वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वज्र की राजधानी वैशाली या विदेह मिथिला है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती। तो उत्तरी की उज्जैन है और दक्षिणी की महेशमती है। मल्ल की राजधानी है कुशीनारा या कुशावती है। पंचाल की राजधानी है अहिछत्र या काम्पिल्य। चेद की है शक्तिमती। कुरु की इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य की विराटनगर है। कंबोज की हाटक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और अशमक की राजधानी जो है वो पोटल या पोतन है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। तो बेसिकली ये जो 16 महाजनपद है यूपी स्पेशल से आप याद रखो, यूपी से जो है वो 16 महाजनपदों में 8 जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बाकी आप यहाँ पर आप देख लो कि इन 16 महाजनपदों में 8 जो हैं वो आपके कहाँ से होंगे। जैसे काशी वाराणसी के आसपास यूपी, तो यूपी 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हैं। ठीक है, टोटल 8 हैं और 8 में से इनमें से देखोगे तो कुछ मिक्स आ जाएंगे, जैसे कि आपका मेरठ दिख रहा है यूपी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो 16 महाजनपदों में 8 जो है यूपी से बिलोंग होंगे। यूपी स्पेशल की याद रखना है। और कुछ तथ्य दिए हैं संगम युग से संबंधित, तो इसी को कंप्लीट करने के बाद पूरा का पूरा आपका 13 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 19 पेज के साथ। तो यहाँ पर प्रथम संघ दिया है। ठीक है, दूसरा संगम है, तीसरा तो यह स्थान कहाँ पर, अध्यक्षता किसने की और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से रहे हैं, तो यहाँ पर दिया गया है। प्रथम जो संगम रहा है वो मदुरा समुद्र में विलीन रहा, कपाटपुरम समुद्र में विलीन और मदुरा। तो अध्यक्षता अगस्त्य और नकीर, ये तीसरे संगम की बात की गई। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कवि और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नार तिरुनावुक्कर ने किया था। तो इसी 19 पेज के साथ आपका पूरा का पूरा भारतीय इतिहास सिलेबस के जो 13 टॉपिक रहे हैं टू द पॉइंट आपने कवर कर लिया है। अब इन भारतीय इतिहास के 13 टॉपिक पर आधारित जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में यूपी SSC के द्वारा, उनका जो वीडियो होगा उसका मास्टर वीडियो एक अलग आ जाएगा, अध्यायवार MCQ वाला। तो इसके बाद उसका मास्टर वीडियो कर लेंगे। तो टू द पॉइंट नोट कर लिया, मास्टर वीडियो को MCQ आप कर लिया, बस आपका भारतीय इतिहास 5 प्रश्न 5 नंबर तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।